सामान्यतः जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त होती है। लेकिन आज हम उस बिंदु की चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि यदि एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफाइड एरिया के अंदर लोकेटेड है, म्युनिसिपल एरिया के उसके बाहर, सो वो कैपिटल एसेट होगी और उससे जो कैपिटल गेन होगा वो इनकम टैक्स एक्ट के लिए चार्जेबल होगा। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की कि यदि ऐसी एग्रीकल्चर लैंड से कैपिटल गेन होता है तो किस परिस्थिति में हम किसी दूसरी एग्रीकल्चर लैंड में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको उससे छूट मिल सकती है, एग्जम्पशन मिल सकता है। इसके पहले, उस विषय पर जाने के पहले मैं थोड़ा सा जानकारी अपने बारे में आपको दे दूं। मैंने इनकम टैक्स विभाग में लगभग 31 वर्ष तक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर की तरह काम किया है और मैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैंने इस दौरान देश और विदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को प्रत्यक्ष कर के बारे में जानकारी दी है। बाकी पर्चे आपके सामने हैं, उसमें ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने विषय पर चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि इस सेक्शन के अंदर ये प्रोविजन किया गया सेक्शन 54B के अंदर कि यदि आप अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हैं और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 54B में एग्जम्पशन की पात्रता होगी। अब हमें समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड फर्स्ट जिसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन अराइज होगा और इनकम टैक्स के लायबल होगा। इसके बाद उस एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई और क्या कंडीशंस हैं उसकी चर्चा अपन फर्स्ट करेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे कितना एग्जम्पशन को मिलेगा और यदि हम कंडीशन का वायोलेशन करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है जो इसके अंदर कवर होती है। ऑन विच एग्रीकल्चर लैंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, या हम कह रहे हैं कि एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54B के अंदर। सो जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है, जो खेती बाड़ी के लिए किसान भाई यूज करते हैं, वो तो सामान्यतः कैपिटल गेन से मुक्त है। लेकिन सेक्शन 214 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि यदि एग्रीकल्चर लैंड, भले ही उसमें आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअल एग्रीकल्चर हो रही है, लेकिन वो यदि ऐसे म्युनिसिपल एरिया या कैंटोनमेंट के अंदर सिचुएटेड है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो उस केस में वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट के परिधि में आएगी और यदि उसको ट्रांसफर होगा तो उसमें से कैपिटल गेन अराइज होगा और कैपिटल गेन अराइज होगा तो इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल होगा जब तक कि आप इस सेक्शन के अंदर नई एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपको। यहां पर यह भी कहा गया कि सिर्फ म्युनिसिपल एरिया 10,000 से या कंटेनमेंट जिसके 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है उससे में जो सिचुएटेड लैंड है वही इसके दायरे में नहीं आएगी। कैपिटल एसेट वो भी होगी जो यदि म्युनिसिपल एरिया या कंटेनमेंट का पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है और
ये एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर सिचुएटेड है। यदि एग्रीकल्चर लैंड म्यूनिसिपलिटी का या कैंटन बोर्ड का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, और ये एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर जो म्यूनिसिपल एरिया उसमें सिचुएटेड है, या म्यूनिसिपलिटी या कंटेनमेंट का एरिया 10 लाख से ज्यादा है और ये एग्रीकल्चर लैंड विद इन 8 किलोमीटर ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया सिचुएटेड है, तो भी कैपिटल असेट होगी और कैपिटल गेन के लिए चार्जेबल होगी। सो इस लैंड की हम बात कर रहे हैं जो नॉमिनल कैपिटल असेट है, लेकिन सेक्शन 54B के अंदर उसको एग्जम्पशन मिल सकता है जो कैपिटल गेन होता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले एक और रिक्वायरमेंट है कि एग्जम्पशन तभी मिलेगा जबकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, एक्चुअल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की गई, उस पर खेती बाड़ी हुई है, हो रही है। कौन कर रहा है? इंडिविजुअल जिसके एग्रीकल्चर लैंड है या उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, या HUF है तो उसके मेंबर्स कर रहे हैं, और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। जब आप इसको सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उस डेट से पिछले जो 2 साल हैं उसके अंदर इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। और यदि आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना है या छूट मांगना है, तो ये जरूरी होगा कि आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेंगे कि ट्रांसफर की डेट के पहले 2 साल तक ये जो जमीन है एक्चुअल एग्रीकल्चर के लिए यूज हुई है। यदि इस पे एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज नहीं हुई और ये बिना खेती बाड़ी के पड़ी रही, ऐसा होता है आजकल की जो रियल एस्टेट डेवलपर्स बिल्डर्स हैं, जो बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है जो सिटी के सराउंडिंग है सर, उसके फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन उस जमीन पर खेती नहीं होती, वो पड़ी रहती है वर्षों तक जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं आता। तो ये क्लियर कट कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा, ये एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इस पे एक्चुअल एग्रीकल्चर हुई है इन लास्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर। सो ये आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। अब कब मिलेगा? कंडीशन ये है कि आप जब एक एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं, तो यदि आप विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर लैंड, उसके 2 साल के अंदर यदि आप कोई नई एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लेते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर लैंड के नाम से एक लैंड को परचेस करके उसको आप एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज होने के लिए आप एग्रीकल्चर लैंड परचेस करेंगे विद इन 2 years, तभी इस सेक्शन के अंदर आपको एग्जम्पशन की पात्रता होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यदि हम हमारी एक एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर दूसरी एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो हमें कितना एग्जम्पशन मिलेगा? सो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मेरे पास जितना भी कैपिटल गेन हुआ वो पूरा अमाउंट में नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में लगा देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं एग्रीकल्चर लैंड सेल करता हूँ जो एक्चुअल मैं यूज करता था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उस 10 लाख रुपीज का मुझे कैपिटल गेन उससे राइज होता है। मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ कंसिडरेशन की नहीं,
और कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए आपको मेरे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल और मूव प्रॉपर्टी का मेरा दूसरा वीडियो, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। सो जो कैपिटल गेन आपको अराइज हुआ, माना कि वो कैपिटल गेन 10 लाख रुपए है, और अब 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कि मैं दूसरी जमीन खरीद लेता हूं, तो उस केस में मेरा जो कैपिटल गेन हुआ वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। मेरे कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, मुझे इस पर इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, ये चार्ज नहीं होगा सेक्शन 45 जो कैपिटल गेन के लिए। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मेरा कैपिटल गेन हुआ 10 लाख और मैं 5 लाख रुपए की नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना चाहता हूं, तो उस केस में सेक्शन कहता है कि जो कैपिटल गेन हुआ आपका 10 लाख, उसमें से आपने जो नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया 5 लाख, जो बैलेंस बचा वो कैपिटल गेन के लिए चार्ज होगा। सो 10 लाख की आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, आपने 5 लाख की नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली। सो जो 5 लाख आपने यूज नहीं किया कैपिटल गेन, वो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, और बाकी जो 5 लाख आपने यूज कर लिया वो उतने का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहा था कि आप 2 साल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करेंगे, उसको यूज करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज तो कर ली, लेकिन आप ने विद इन 3 ईयर्स उसको सेल कर दिया। जो नई एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज की थी, उसको जिस एग्रीकल्चर लैंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको आपने विद इन 3 ईयर्स सेल कर दिया। तो उस केस में जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था लेस देन कैपिटल गेन, जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ और 5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया। सो जो 5 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका पूरा आपको 54B में एग्जम्पशन मिल गया था। तो यदि 3 साल बाद आप उस नए एग्रीकल्चर लैंड को सेल करेंगे तो उसकी कास्ट जो आपने 5 लाख की जो जमीन परचेज की थी उसको जीरो मानी जाएगी जब कैपिटल कंप्यूट करने के पर्पज के लिए। जब 3 साल के अंदर यदि आप उसको सेल कर देंगे, नहीं करेंगे तो आपकी जो कास्ट है 5 लाख वो 5 लाख की रहेगी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि आपने कैपिटल गेन के बराबर या उससे ज्यादा, मेरा कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का था, मैंने 10 लाख या 15 लाख रुपए उसके अंदर लगा दिया, 10 लाख लगा दिया तो मुझे पूरा कैपिटल गेन माफ हो गया था। यदि 15 लाख लगा दिया, मतलब 15 लाख की नई जमीन परचेज की, तो भी कैपिटल गेन तो मेरा 10 लाख ही था जो एग्जम्प्ट हुआ था मुझे। सो यदि मैं 3 साल के अंदर उस लैंड को सेल कर रहा हूं, तो माना कि मेरा 15 लाख रुपए का था, लैंड मैंने परचेज की थी नहीं, और कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन 10 लाख का था कि 10 लाख का कैपिटल गेन था, तो मेरी कास्ट जो 15 लाख की थी उसमें 10 लाख रुपए कम हो जाएगा और मेरी कास्ट 5 लाख मानी जाएगी जब उस असेट को मैं सेल करूंगा, उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल करूंगा विद इन 3 ईयर्स। विद इन 3 ईयर्स सेल नहीं करते आप तो आपकी जो कास्ट 15 लाख की 15 लाख ही रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि आपको 2 साल का ऑप्शन है, यू कैन परचेज एन एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं जमीन परचेज करता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो मुझे तो जिस डेट में मैं ट्रांसफर किया हूं उस डेट से 2 साल का आगे का टाइम मिल रहा है नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने का। लेकिन मेरा रिटर्न की ड्यू डेट तो उसको पहले आ जाएगी, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 139(1) सेक्शन के जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसमें 31 जुलाई है, या एटमोस्ट 31 अक्टूबर है जिनके केसेस में वो फर्म के पार्टनर है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है या कोई दूसरा सर्कमस्टेंसेस है। तो आपकी कैटेगरी में जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल है उस ड्यू डेट एप्लीकेबल के पहले आपको एक्सटेंडेड टाइम उस समय इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आप फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट करके नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं जिस
जिसके लिए आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं कि उतना इन्वेस्टमेंट किया है, या इवन अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यदि आप परचेज कर लेते हैं तो भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्यू डेट तक भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज करने में इन्वेस्ट नहीं कर पाए कैपिटल गेन को, तो आपको उस कैपिटल गेन को ड्यू डेट जो आपके रिटर्न की है, वो रिटर्न फाइल करते समय उसके उसके पहले, रिटर्न फाइल करने के पहले आपको डिपॉजिट करना होगा कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम 1988। इस एक स्कीम के अंदर आप बैंक अकाउंट के अंदर स्कीम के प्रिस्क्राइब रूल है जो कैपिटल गेन के लिए स्पेशली बनाई गई है गवर्नमेंट ने। सो उसके अंदर आप जो स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे और जो पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर पाए टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, वो उसके अंदर आप डिपॉजिट कर देंगे। उसके अंदर डिपॉजिट कर देंगे तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये माना जाएगा कि वो आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन उस जो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट वहां पर किया है उसका यूज कब करना पड़ेगा? जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है, विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर यू हैव टू परचेस न्यू एग्रीकल्चर लैंड। सो आपको उस अकाउंट से पैसे निकाल के और उसको उस पर्पज के लिए यूज करना होगा। यदि आप उस पर्पज के लिए उसको यूज नहीं करते हैं, या आपने इनिशियली प्लान किया था कि आप 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, 10 लाख का नई जमीन परचेज करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए और 5 लाख की जमीन परचेज कर पाए। सो उस केस में जिस साल में आपके 2 years का पीरियड खत्म हो जाता है, उस साल में जो कैपिटल गेन का आपने एग्जम्पशन क्लेम किया था, प्रोपोर्शनेट जिसके लिए आप एग्जम्पशन जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, या आपने कुछ नहीं किया, एक्चुअल लैंड परचेज नहीं की, तो आपका जो पूरा का पूरा जो एग्जम्पशन आपको मिला है वो चार्ज हो जाएगा। और किस साल में चार्ज होगा? जिस साल में मैंने बोला कि जो ओरिजिनल एसेट, जो एग्रीकल्चर आपकी लैंड थी, जो ओरिजिनल लैंड थी आपने जो ट्रांसफर की थी, जिसके अगेंस्ट में आप नई लैंड परचेज करना चाहते थे, तो वो जो ओरिजिनल जो लैंड थी आपकी, उसको जो ट्रांसफर किया था उस डेट से विद इन 2 years जिस साल खत्म होते हैं, उस साल में जो कैपिटल गेन वहां पर चार्ज नहीं हुआ था, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जिसके और एग्जम्पशन क्लेम कर लिया था, वो चार्जेबल हो जाएगा। एक और कंडीशन है, यदि आप एग्जम्पशन के लिए इंटाइटल भी हैं, इवन विद इन द टाइम आपने रिटर्न परचेज कर ली एग्रीकल्चर लैंड की बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या आपने नहीं फाइल की और आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपने जमा कर दी, आप इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एग्जम्पशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करेंगे। सो आपका यदि इनकम आपकी चार्जेबल होती है, कैपिटल गेन आपका कंप्यूट हो रहा है, या दूसरी इनकम है, उस और चार्जेबल जो लिमिट है जो मैंने बताया 2,50,000 रुपये नॉर्मल केस में है, 2,50,000। यदि आप 60 years से अबव हैं सीनियर सिटीजन तो 3 लाख है, और यदि 80 एंड अबव तो 5 लाख है। सो यदि आपकी इनकम उससे ऊपर बनती है बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 54B, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। ये आपको ध्यान रखने का है। मैंने आपको बताया कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड सेल किए उसको नई एग्रीकल्चर लैंड में लगाएंगे तो आपको सेक्शन 54B के अंदर एग्जम्पशन मिल सकता है। इसके अलावा भी सेक्शन है जो बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लैंड या बिल्डिंग से होगा,
उसको आप इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में या रेजिडेंस हाउस में, वहां पर भी आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। उनकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। उन वीडियोस को आप देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा अपनी लाइकिंग दीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए मैं आभारी हूं। थैंक यू।